अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जवेरिया जैद और देखा कि आज बजट 2025-26 पेश कर दिया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने ये बजट पेश किया है और जो तमाम तर तजावीज़ हैं उनमें अगर हम सीधा बात कर लें, उसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ तनख्वाहदार तबके की बात करें तो आमदनी की तमाम स्लैब में इनकम टैक्स की शरह में नुमाया कमी की गई है। 2550 अरब दिफा के लिए मुख्तस किया गया है। आबी वसाइल के लिए 133 अरब मुख्तस किया गया है। तमाम गाड़ियों के सेल्स टैक्स को यकसा किया जा रहा है और ऑनलाइन ख़रीदारी पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी दी गई है। इस बजट को डिस्कस करने के लिए, जिसको हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं, सुबह से डिस्कस कर रहे हैं, हम ये देख रहे थे कि किस तरह का ये बजट होगा। तजावीज़ तो पहले से सामने आ गई थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पे पेश हो गया है। तो हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, उससे हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस बजट को वो किस तरह से देख रहे हैं। पैनल में नसीर वागा साहब ने स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया है, मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ ज़फ़र पराचा साहब जो कि इकनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले ज़फ़र पराचा साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। बजट 2025-26 जो कि पेश कर दिया गया है, इस बजट को आप कैसे देखते हैं? इसमें क्या ऐसी इनकलाबी चीज़ है, क्या ऐसी डिफरेंट चीज़ है जो इसे दूसरे बजट से मुमताज़ करती है या डिफ्रेंशिएट करता है ये बजट? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए जी, मुझे तो ये बजट बहुत मुतवाज़न लग रहा है अभी तक। अगर इसके अंदर कोई हिडन कोई चीज़ ना हो तो अभी तक तो ये बजट खासा बेहतर है और मुतवाज़न है। और इसके साथ साथ जो पिछले दिनों क़वानीन पास हुए इनकम टैक्स के, FBR के, कि जी कुछ भी हो और हमको ये टैक्स वसूल करना है, हम तरह बाय हुक और बाय क्रुक, अगर वो बात ना हो तो ये मुझे ओवरऑल बजट बैलेंस लग रहा है। क्योंकि तनख्वाहदार तबके को भी रिलीफ दिया गया है और सरकारी लोगों को भी बढ़ाया गया है उनका सैलरी, जो कि मैं समझता हूँ ज़्यादा बढ़ानी चाहिए थी, कम बढ़ाई है। क्योंकि जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई का तनासब है, उस हिसाब से तनख्वाहदार तबका, सरकारी जो मुलाजमीन है, उनकी ज़्यादा बढ़ानी चाहिए थी। क्योंकि जितनी उनकी तनख्वाहें और मराहत कम होंगी, उतनी ज़्यादा करप्शन बढ़ेगी। क्योंकि करप्शन का अगर हम तकसीम करें तो 3 मरहलों में, तो एक तो सबसे पहले वो लोग होते हैं जो मजबूरी में करप्शन करते हैं और उनकी अगर आप सैलरीज बढ़ा दें और उनकी मराहत बढ़ा दें तो वो नहीं करना चाहते। मेजॉरिटी तकरीबन 70% तक वो लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं 10-15% जो उनको आपका सिस्टम तो ठीक करता है, यानी कि स्टिक एंड कैरेट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं 10-15% जो सिर्फ और सिर्फ सख्ती या डंडे की जबान समझते हैं। और उनको कितने भी उनके बढ़ा दें मराहत, वो नहीं बात आते। तो हमको मेजॉरिटी को देखना है कि एक मुनासिब उनको पैसे मिले, तनख्वाह मिले और वो लोग बेहतर तरीके से काम कर सकें। ख़ास तौर पे जो आपकी जो फोर्सेस हैं, जो आपके पुलिस में है, फौज है, जो अपनी जानों का नजराना देते हैं, सख्त हालात में खड़े होते हैं, और उतने ही मौके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास कमाने के होते हैं, तो उनको अच्छी पे देनी चाहिए। इसके साथ साथ ठीक है, यानी ओवरऑल आपको एक मुतवाज़न बजट आज का लग रहा है। आदिल साहब, आज के बजट को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक बजट आया है। हम देख रहे हैं कि तनख्वाहदार तबके को भी रिलीफ है, सरकारी मुलाजमीन के लिए भी रिलीफ है। इसके साथ साथ जो दीगर एस्पेक्ट्स हैं उन्हें किस तरह से आप देखते हैं? देखें, एक जो इस वक्त की ज़रूरत भी थी और जो रीजन की सूरत हाल थी, उसके मुताबिक डिफेंस बजट में 18% इजाफा हुआ है। 2550 अरब डिफेंस बजट हो गया। ये एक कहा भी जा रहा था और इसकी ज़रूरत भी थी इस वक्त। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये देखें कि जो हम बार बार कहते हैं कि जो पॉलिसीज़ का तसलसल है, उसका हमेशा से फुकदान रहा है। आप पॉलिसी पहले जो है वो लेके आए, सोलर पैनल्स के हवाले से लोगों को इनकरेज किया कि आप सोलर पैनल्स लगाएं, और उसके बाद अब फिर उसके ऊपर 18% आपने सेल टैक्स लगा दिया। और फिर इससे पहले आपको पता है कि बहुत सारे इकदाम किए गए हैं ग्रीन मीटर्स के हवाले से, लोगों को
जो पहले परसेंटेज दी जा रही थी अब वो कम कर दी गई है। तो एक तरफ हुकूमत पहले इनकरेज करती है और फिर बाद में फिर उनके ऊपर टैक्सेशन कर देती है, जिसकी वजह से जो है वो पॉलिसी का तसलसल जो है वो नहीं रहता। इसी तरह आप प्रॉपर्टी के मामलात में देख लें कि पहले आप जो है प्रॉपर्टी के मामलात को शुतर पे महार जो है वो छोड़ दिया गया। जब ज़री ज़मीनें भी जो है वो प्रॉपर्टी के नाम हो गई, उसके बाद फिर उनके ऊपर टैक्सेशन लगा दी गई। अब इस अच्छी चीज़ ये है कि एक बार फिर जो टैक्स की जो उसमें कमी की गई है, जो स्टैम्प ड्यूटी है वो 4% से 1% हुई है, जो एक जिसे कहते हैं कि डिप आया हुआ था प्रॉपर्टी में, यकीनी तौर पे उसमें बेहतरी होगी, इंक्रीज़ होगी जो प्रॉपर्टी की सूरत हाल है। दूसरा जो टैक्स स्लैब्स में तब्दीली की गई है उससे यकीनी तौर पर जो सैलरी क्लास है उसको फ़ायदा पहुंचेगा। फिर पेंशन इस्लाहात की गई हैं, वो बड़े अरसे से एक कोशिश की जा रही थी। जो सबसे बड़ा एक मसला पाकिस्तान के अंदर था कि यहाँ पर दो यानी कि जो अर्ली रिटायरमेंट लेते थे लोग, वो बाद में फिर एक नई नौकरी ले लेते थे तो वो पेंशन भी लेते थे और वो जो है नई तनख्वाह भी लेते थे। तो वो अब एक कर दी गई है, चाहे आप पेंशन ले लें चाहे आप जो है वो नई नौकरी की तनख्वाह ले लें। तो ये एक अच्छा इकदाम है बहुत। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो इम्पोर्टेड अशिया हैं उनके ऊपर 5 से 20% तक जो है वो ड्यूटी लगाई गई है, कस्टम ड्यूटी। वो 4% 4 स्लैब जो हैं उससे बनी है। 5 से 20% लगने की वजह से यकीनी तौर पर कुछ 17,000 से ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेड अशिया हैं जो पाकिस्तान में जो है वो आती हैं, जिनके ऊपर बहुत सारी जिसे कहते हैं कि आप उम्रा के लिए ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें हैं, जिसमें दही इम्पोर्टेंट दही है, फल हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यकीनी तौर एक इम्पैक्ट जो है वो किसी न किसी शक्ल में जो है ठीक है। बजट डिस्कशन जारी है लेकिन यहाँ पे शामिल करेंगे ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। डिस्कशन को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज के बजट में किसको कहाँ पे क्या रिलीफ मिला है। वागा साहब, कुछ टाइम से हमने ये देखा कि ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, लेकिन आज के बजट में ऑनलाइन जो ख़रीदारी है उस पर 18% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो वैसे तो हर शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन सेक्टर तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि बहुत सी इस्लाहात की ज़रूरत है और तालीम के लिए 18.5 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। आपको लगता है कि ये काफ़ी होगा इसके लिए? मेरी नज़र में तो ये जो ऑनलाइन शॉपिंग पे और कारोबार पे ये जो टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है ये डिस्करेज कर रहे हैं इस सिस्टम को, और इसको तो बल्कि प्रमोट करना चाहिए था। आप अगर पूरे बजट पे गौर करें, हम अगर बड़े आसान अल्फाज से आम लोगों को समझाने की कोशिश करें तो कुल बजट जो है वो तकरीबन 17,000 अरब रुपए का पेश किया गया, जिसमें डेवलपमेंट का जो बजट है वो सिर्फ 1,000 अरब है, बाकी नॉन डेवलपमेंट 16,000 अरब रुपया। 8,000 अरब हम सिर्फ कर्ज़ों की मद में वापस करेंगे। 2,500 अरब हमारे दिफा के लिए, मैं अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ, और बाकी 5,000 अरब सरकारी मुलाजमीन, अखराजात, नॉन डेवलपमेंट फंड्स के लिए इतनी बड़ी रकम रखी गई है। अब देखिए, और इसके अलावा पेट्रोल पर देखें, लेवी जो था वो 78% से 100 रुपया, 78 रुपये से 100 रुपया फ़ी लीटर कर दिया गया। मेरा ये पूछना है हुकूमत पाकिस्तान से कि ये बताइए, किसान, गरीब शख्स, मज़दूर, वो लोग कहाँ गए? उनके लिए आपने कौन सा रिलीफ दिया है? देखिए, 800 सीसी गाड़ी पर उन्होंने कहा जी 18% हम सेल्स टैक्स लगा देंगे, जैसे आदिल साहब कह रहे थे। बिल्कुल, देखिए, आपने अगर सोलर पैनल पे जो लोग खुद बिजली बना रहे थे, अपना गुजारा कर रहे थे, आपने कहा जी उस पर भी 18% टैक्स लगा दें। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि मुल्क के अंदर बिजली की पहले ही कमी है, लोग चीख रहे हैं बिजली के रेट्स पर। अब आप दूसरे तरीके से लोगों को मजबूर कर रहे हैं ना कि वो फिर बिजली इस्तेमाल करें और हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दें। मेरी नज़र में ये मौजूदा बजट अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो इसमें किसी अमीर तबके पे हरगिज़ टैक्स नहीं लगाया गया। अगर बताएं कौन सी बड़ी गाड़ी पे हुकूमत ने टैक्स लगाया है? सिर्फ 1800 सीसी गाड़ी और फिर सोलर पैनल पे आपने टैक्स लगा दिया है। हाँ, पिछले बजट में क्योंकि प्रॉपर्टी पर बहुत अब नॉर्मल टैक्स हुकूमत ने लगा दिया और प्रॉपर्टी का कारोबार बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया था। पाकिस्तान से अरबों खरबों रुपया बैरून मुल्क मुंतकिल हो गया क्योंकि प्रॉपर्टी बिल्कुल ये कारोबार ज़ीरो हो गया।
हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस बार हुकूमत ने कुछ अक्लमंदी और होशमंदी से काम लेते हुए जो एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी का तूफान था वो ख़त्म कर दिया, और परचेज़र पर भी टैक्स जो है वो जो स्टैम्प ड्यूटी थी वो काफ़ी हद तक कम कर दी। चलिए, इस तरह से मुल्क के अंदर जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस है वो फ्लोरिश होगा, आम लोगों को शायद उससे रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन पूरे बजट के अंदर जब मैंने इसकी एक एक लाइन पढ़ी है, ज़ाहिर हम सारी चीज़ें देख रहे हैं बैठ के, तो उसमें आम शख्स के लिए रिलीफ नहीं है, बल्कि वो जो पेट्रोल एक आम शख्स इस्तेमाल करता है। अब एक बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा, मैं आपको बताऊं, ये जो कहते हैं ना कि जी आपने अब कार्ड के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही पेट्रोल ख़रीदना है और उस पर आपको 2 रुपया कम मिलेगा। आप मुझे बताइए कि आपके लोगों के कितने लोगों के पास बैंक का कार्ड मौजूद है, और देहात के दूसरे इलाकों में दूर दराज जो लोग रहते हैं उनके पास वहाँ तो कोई ये वाला तरीका ही नहीं है। इसका मतलब है वो महंगा पेट्रोल खरीदते रहेंगे। मतलब इस तरह की वो चीज़ें जो अमली तौर पे पॉसिबल नहीं। शहरों में तो हम लोग चलें एटीएम कार्ड पे या अपने दूसरे क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल खरीद रहे हैं। अच्छा आदिल साहब यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं है कि एक तरफ हम एक चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसी चीज़ को हम डिमोट कर रहे हैं? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि पॉलिसीज़ में इनका तसलसल नहीं है। पहले एक चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। इससे पहले हमने देखा कि सीएनजी जो है वो लागू करवा दी गई। पूरे पाकिस्तान के अंदर जगह जगह सीएनजी पंप्स बन गए। उसके और हमारे पास गैस थी नहीं, उसके बाद फिर हमें वो सीएनजी पंप्स बंद करने पड़ गए। अब उसके बाद हमने प्रॉपर्टी को भी इसी तरह जो है वो पहले उसको फ्री हैंड दे दिया, और जब आपने हर तरफ लोग प्रॉपर्टी की तरफ माइल हो गए तो फिर आपने उसके ऊपर टैक्सेशन कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो रकम वहाँ से वापस निकालनी थी वो जो है वो दोबारा बाहर बैरून मुल्क जो है वो स्मगल हो, जो है वो मनी लॉन्डर हो गई। तो ये इकदामात जो है हुकूमत को पहले ही इन चीज़ों पे जो है वो नज़रसानी करनी चाहिए, सोच समझ के इकदामात करने चाहिए। इकॉनमी के साथ ये खुद पहले मजाक करते हैं और फिर बाद में दावा करते हैं कि हम इकॉनमी जो है वो ठीक कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है वो दूसरा बजट पेश कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो एक जो तसलसल था जो पिछले बजट का और इस बजट का जो है उसमें कंटिन्यूटी नज़र आती है। दूसरी चीज़ जो है कि जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो रेवेन्यू इन्होंने बढ़ाया है कि हम इतने मज़ीद टैक्स जो है वो कलेक्ट करेंगे। वो आप पिछले साल भी जो है आप डेफिसिट में थे, आप पूरा रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर सके, आप फिर 600-700 अरब आपने टैक्स जो है वो बढ़ाना। तो वो जो टैक्स आपने रेवेन्यू बढ़ाया है वो किससे वसूल करना? वो आम पब्लिक से ही वसूल होगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। कि आपने बहुत सारी जो नहीं दे रहे, जिन्होंने अपनी एक मोनोपोली बनाई हुई है, वो तो अभी भी काम करेंगे जो पहले कर रहे थे। अच्छा, इसके अलावा हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। एक्सपोर्ट बढ़ाना मुल्क के लिए, मुल्क की मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से क्या इकदाम तजवीज़ किए गए हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बजट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला एक न्यूज़ पे जारी है। मेरा पैनल भी मेरे साथ मौजूद है। ज़फ़र पराचा साहब, अगर हम बजट में बात करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, तो कोई खातिर ख्वाह इसमें हमने कोई तब्दीली, कोई इजाफा या इस तरह से कुछ अनाउंसमेंट नहीं देखी है। हालांकि एक्सपोर्ट्स के हवाले से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ अनाउंस किया जाएगा। किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए जनाब, बात यह है कि अभी तक तो जो बजट पेश किया गया है वो अपोजिशन के एहतजाज के दौरान मैं समझता हूँ वज़ीर ख़जाना ने और एज रिवायत जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म कर दिया है। ठीक है। इसमें जो कुछ अच्छी बातें थी उन्होंने बता दी, और जो इसमें नेगेटिव चीज़ें थी वो हमें नहीं मालूम, और वो डिटेल आने में पता लगेगा। क्योंकि ये हमारी रवायत रही है कि हम अच्छी बात बता देते हैं और जो उसमें मनफी पहलू होते हैं वो नहीं बताए जाते। अच्छा पराचा साहब, मुल्क की तरक्की के लिए एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना कितना ज़रूरी है? देखिए जनाब, अब आपने जो बात की एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्टर्स के बारे में मैं ये कहूँगा कि उनकी विश लिस्ट बहुत लंबी है। पिछले 20-25 साल में हम देख रहे हैं ये उसी रेंज में खड़े हुए हैं। 30 से 35% इंसेंटिव और रिबेट लेने के बावजूद इनकी जो विश लिस्ट है वो इतनी लंबी है कि वो ख़त्म नहीं होती। इनको पीटीआई दौर में $3 बिलियन दिए गए विदाउट ज़ीरो रेट पे ना, विदाउट एनी इंटरेस्ट।
वो कहाँ गए, वो एक्सपेंशन में नहीं लगे, क्या हुआ कुछ नहीं मालूम। ओवरऑल ठीक है, हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इनकी कारकर्दगी भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, कोई ब्रांड नहीं बनाया आज तक। उसके मुकाबले में जो ओवरसी पाकिस्तानी है वो विदाउट इंसेंटिव और रिबेट, और जो एक्सचेंज कंपनीज हैं वो आप देखिए $39 बिलियन लेके आए हैं। ये कोई छोटी फिगर नहीं है, पिछले साल से $11 अरब ज्यादा है। और जबकि जो उनकी ट्रांजैक्शन का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम $300 है, 100 200 $300। तो इनको मजीद बरात देना और किसी कारकर्दगी के बगैर तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त जरूरत थी। क्योंकि अगर हम आज से 20 साल पहले चले जाएं और खित्ते में अपने इर्द गिर्द मुल्कों को देखें तो वो मल्टीप्लाई करके 1000 टाइम्स आगे चले गए। इवन देन वियतनाम हो, चाइना हो, इंडिया हो, तो उनका हमारा अगर 20 साल पहले 10 20 50% का फर्क था, अब हजारों फीसद का फर्क है। तो मुझे नहीं लगता कि हम इनको थोड़ा सा और इंसेंटिव दे देते तो ये बढ़ा पाते, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये ज़हन है कि यहाँ से कमाएं और बाहर जायदाद बना लें, दुबई में, इंग्लैंड में, बाहर की नेशनलिटी ले लें। तो ये तो कंसल्टेशन चाहती है, एक्सपोर्ट और आपकी इन्वेस्टमेंट चाहती है। और आदिल साहब, क्या आपको लगता है कि मईशत हमारी पटरी पर चलती हुई नज़र आ रही है? मौशी आशारिये तो हुकूमत ये कह रही है कि बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? क्या ग्रोथ हुई है? अगर हुई है तो किन सेक्टर्स में हुई है, और अगर नहीं हुई तो हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं? देखिए, मईशत डिपेंड करती है कंटिन्यूटी पे। आपकी पॉलिसीज़ कभी कुछ होती हैं, कभी कुछ होती हैं। जब उसमें कंटिन्यूटी नहीं होगी तो मईशत जो है वो ऊपर नीचे इसी तरह फ्लैक्चुएट करती रहेगी। कभी पॉलिसी कुछ बनती है, कभी इंपोर्ट के हवाले से कुछ पॉलिसी आ जाती है, फिर जो है एक्सपोर्ट के हवाले से कुछ पॉलिसी होती है। यहाँ पर फिर बहुत सारे सेक्टर्स को माजी में हमने देखा कि आपने रिलीफ दिया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। फिर जो है आप यहाँ पर माफियाज जिसे कहते हैं कि वो काम कर रहे हैं, वो चीनी माफिया है, वो गंदुम माफिया है, इस तरह के कितने माफिया, सिगरेट माफिया है, जो मुसलसल आपको हुकूमत की नज़र आंखों में जो है वो धूल झोंकता हुआ नज़र आता है। वो दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और उसका नतीजा ये है कि वो फिर एकदम उसका इम्पैक्ट जब आता है तो वो जाहिर सी बात है आवाम को फिर वो प्रेशर सारा बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इस तरह की सूरत हाल में हुकूमत को एक जिसे कहते हैं कि बुनियादी इस्लाहात जो हैं वो करने की ज़रूरत है, और फिर उसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। आप एक पॉलिसी बनाएं, उसको फिर कंटिन्यू करें, फिर आप वक्ती हालात को मद्देनज़र रखकर पॉलिसी मत बनाएं। आप आने वाले हालात को मद्देनज़र रखे हुए जब तक पॉलिसी नहीं बनाएंगे, अपनी प्लानिंग नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। तो अब भी यही इसी तरह की सूरत हाल जो है वो हमें दिखाई देती है इस बजट के अंदर भी, कि हुकूमत ने कुछ सेक्टर्स को रिलीफ दे दिया, कुछ सेक्टर्स के ऊपर फिर दोबारा जो है वो उसके ऊपर चढ़ाई की है। अब आप देखें कि जो सर्कुलर जो जिसे गर्दिशी कर्जा कहते हैं, वो 10% सरचार्ज जो वो लगा दिया। वो 10% सरचार्ज किसने देना? वो मैंने और आपने देना है। इससे पहले भी हम बिजली के बिलों में कितने सरचार्ज जो है वो दे रहे हैं। तो वो इसका इम्पैक्ट भी जो है वो हमारे ऊपर, एक आम आदमी के ऊपर आना है। तो इस तरह की सूरत हाल में चीजें बेहतर नहीं होती। एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं उनका कितना रोल है हमारी मईशत को बेहतर करने के लिए? और फिर अगर हम बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो पिछले दिनों आपने देखा कि हुकूमत काफ़ी सीरियस थी, सरमायाकारों को मदऊ किया जा रहा है और उनको इनकरेज किया जा रहा है कि वो हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें, लेकिन बजट में हमें उस सेक्टर पे कोई तवज्जो ऐसा नज़र नहीं आई। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि किसी भी मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी है वो एक्सपोर्ट्स है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी पहले ही इतनी एक्सपोर्ट्स कम है, आपने एक्सपोर्टर्स का जिक्र तक नहीं किया और उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया। मैं हैरान हूँ कि इस पूरे बजट में किसान कहाँ है,
एक गरीब इंसान कहाँ है, मजदूर कहाँ है, वो पिसा हुआ तबका कहाँ है, उसके लिए आपने इस बजट में क्या अनाउंसमेंट की है। वो जो लोग बड़ी मुश्किल से ऑनलाइन छोटा मोटा कारोबार करके, क्योंकि मुल्क के अंदर पहले ही मुआशी हालात इतने ख़राब हैं और कारोबार भी नहीं है, लोगों के पास किसी किस्म की कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मुलाजमतें नहीं हैं। अगर कोई शख्स अपनी मुलाजमत खुद मैनेज कर रहा था बजरिया इंटरनेट, जिस पे हुकूमत पाकिस्तान का एक पैसा भी खर्च नहीं होता, उन पर भी आपने जब 18% टैक्स लगाया है, तो मुझे बताइए करोड़ों और अरबों रुपए के घर और गाड़ियां इंपोर्ट। अच्छा वागे साहब, आखिरी सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप यहां से निकलेंगे और एक आम आदमी आपसे पूछेगा जनाब आज बजट आया है, हमारे लिए क्या रिलीफ है, क्या जवाब देंगे उसको? वागे साहब आपसे पूछिए। देखिए, बड़ा जबरदस्त आपका सवाल है कि जब ये लोग असेंबली से निकलेंगे, क्योंकि वो तो आम बंदे को मिलते ही नहीं है ना, वागे साहब आप जब स्टूडियो से जब मुझसे लोग बाहर निकलेंगे और मुझसे लोग पूछेंगे, हम जब स्टूडियो से बाहर जाएंगे दफ्तर से, अगर मुझसे एक मजदूर पूछता है कि आप जनाब मुझे ये बताइए कि आप बड़े वहां बैठ के एंकर और बातें करते रहे, हमारे लिए हुकूमत ने क्या किया है, आप लोग जो कोई तज्जिए करते रहे हैं किसान के लिए क्या बनाए, एक गरीब मजदूर तबका का शख्स, उसके लिए आप ये लेके क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है वागे साहब, इसी नोट पे अभी के लिए नाजरीन इजाजत दीजिए।